स्कूल में जिस टीचर को जिसको 45,000 सैलरी मिलना चाहिए उसको 26,000 सैलरी मिलेगा, तो वो क्या पढ़ाएंगे आप समझ सकते हैं। यानी कि सरकारी स्कूल फेल्योर होगा, प्राइवेट स्कूल फलेगा फूलेगा। वो जो विधायक मंत्रियों के जो स्कूल है उसमें लूट मचेगी, लूट खसोट मचेगी, इतना लूट मचेगी कि आम आदमी की शिक्षा बस की बात रह नहीं जाएगी। ये पहला कारण हो जाएगा। दूसरा कारण हो जाएगा कि इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत जो मध्यम वर्ग के फैमिली है, जो निम्न वर्गीय हैं, उन लोगों को एक अनपढ़ अशिक्षित रखने का एक प्रयास है। ये लोग अनपढ़ रखेंगे, अशिक्षित रखेंगे, तभी तो इनके बाल बच्चे इनका झंडा ढोएंगे, और नहीं तो झंडा कैसे ढोएंगे। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत इन सरकारी सिस्टम को फेल्यूर कर दिया जा रहा है, फेल कर दिया जा रहा है, ताकि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो खुल सके और चल सके और फल फूल सके, क्योंकि ये प्राइवेट संस्थाएं भी इन्हीं का है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आंकड़े निकाल के देख लीजिएगा। आपके आसपास की जितनी भी स्कूलें हैं, उन स्कूलों का मालिक को पता करके देख लीजिए कि उनका मालिक कौन है, और वो लोग शिक्षा के नाम पर किस तरह से व्यवसाय कर रहे हैं। रीएडमिशन के नाम पर, कॉपी किताब के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर कितनी भयानक लूट मची पड़ी है। क्यों? क्योंकि सरकारी संस्थाएं हमको मेरा फेल्यूर कर रही है। मेरा सरकारी जो विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, वो फेल्यूर कर रही है, फेल हो रहे हैं, इसलिए प्राइवेट संस्थाएं फल फूल रही हैं। तो इस षड्यंत्र को समझिए। तो ये हमने 2 लाइन क्यों कही थी कि यहां पर केवल सिर्फ मेरा मकान नहीं है। तो हम लोग जेपीएससी का आंदोलन जब किए तो जेपीएससी में हमारे साथ घटना हुआ था, हमारे साथ शोषित हुए थे, हम पीड़ित हुए थे, हम लोगों ने आह्वान किया, तो सबको लगा कि हम पीड़ित हैं तो हम क्यों जाएं। तो इसीलिए हम बोले थे कि लगेगी आग, यानी हम पर आग लगी तो जरूरी नहीं है कि मेरा ही मकान यहाँ पर है, यहाँ आपका भी घर है। आज जेपीएससी वाला में हुआ घटना, फिर डीएलएड वालों के डिप्लोमा वालों के साथ हुआ, फिर आज डीएलएड और बीएड वालों के साथ हो रहा है। आने वाला समय में आप लोग के साथ भी यही होगा। और अभी पीजीटी का वैकेंसी है, उसमें भी सीटें सारा ओपन कर दिया गया है। असिस्टेंट लेबोरेटरी का जो वैकेंसी आया उसमें भी सारा ओपन कर दिया गया है। तो समझिए सबके साथ काटी जा रही है, एक एक करके काटी जा रही है आप लोग की, एक एक करके छांट छांट के आप लोग को मारा जा रहा है, आप लोग को पता नहीं चल रहा है। सरकार जानती है कि एक साथ इन लोग का शोषण करेंगे तो मिल के लड़ेंगे, ये लोग मिल के आंदोलन करेंगे और हमारा कहीं ना कहीं दबाव बनाएंगे, लेकिन एक एक करके जान के काट रही है। और ये काटने में इसका नहीं हाथ है, यहाँ के पदाधिकारियों को और बाहरी कर्मचारियों को, बाहरी जो नौकरशाही है वो हावी है। देखिए, जब हम लोक नीति का अध्ययन कर रहे थे कि नीतियां कैसे बनती है, तो जब हमने नीतियों का अध्ययन किया तब हमें एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि लोक नीतियों को बनाने में, लोक नीति पहले किसे कहते हैं? लोक नीति मतलब लोक हित, यानी जनता के हित में जो नीतियां बनाई जाती है उसे लोक नीति कहते हैं। जैसे जनता के जल कल्याण के लिए। तो लोक नीति में बनाने में किसका हाथ रहता है? एक रहता है सरकारी संस्थाएं, दूसरा रहती है प्राइवेट संस्थाएं, और एक होता है दबाव समूह। दबाव समूह जैसे आंदोलन हो गया, पूंजीपति वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया, नौकरशाही हो गया। मुख्य रूप से दबाव समूह में 3 चीजें काम करती हैं लोक नीति में, याद रखिएगा। चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे विस्थापन नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, चाहे व्यवसाय नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, कोई भी नीति को बनाने में 3 चीजें जो है महत्वपूर्ण कार्य करती है, महत्वपूर्ण स्थान रहता है उनका। पहला स्थान रहता है पूंजीपति या उद्योगपति का, पहला पूंजीपति या उद्योगपति का। दूसरा स्थान रहता है किसान वर्ग का, और तीसरा रहता है नौकरशाही का। ये 3 ही लोगों का हाथ रहता है। ये 3 लोग ही नीतियों को बनाते हैं। अब झारखंड में किसान वर्ग का तो कोई हाथ नहीं है नीति बनाने में, कोई हाथ नहीं। यहाँ 2 लोगों की हाथ है, एक पूंजीपति जिसको वो उद्योगपति भी बोल सकते हैं, और दूसरा है नौकरशाही। पूंजीपति यहाँ पर बीसीसीएल, सीसीएल, मेदांता, टाटा वगैरह इतना बड़ा बड़ा उद्योगपति, इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं कि यहाँ की सरकार इस चाह के भी उनके अगेंस्ट कोई भी नीति नहीं बना सकती, चाहे उसमें लाखों लोगों की बलि क्यों ना चढ़ा दी जाए, लाखों लोगों की बलि क्यों ना दे दी जाए, पर वैसे उनके विरुद्ध में नीति सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ उद्योगपति और पूंजीपति प्रभावी हैं, उनके हित में ही नीतियां बनाई जाती है। आज देखिए सीसीएल, बीसीसीएल, टाटा, मेदांता कितना छूट के खनन कर रही है, कैसे खनन कर रही है, ओपन कास्टिंग कर रही है, धुआं कर रही है, पॉल्यूशन कर रही है, पर एनजीटी का कोई रूल उसमें लागू नहीं होता, यानी नीतियां अपने हिसाब से वो लोग चला रहे हैं। और दूसरा हो गया नौकरशाही। झारखंड एक इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र है, और औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते यहां पर बाहरी अतिक्रमण यानी बाहरी लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा हुआ है। एक आंकड़ों के मुताबिक जब बिहार के लोग जब अपना राज्य छोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा दिल्ली के बाद झारखंड ही पहुंचते हैं, 14%।
और हर साल करीब 36,000 लोग झारखंड में आके बस जाते हैं, रह जाते हैं, यहाँ नौकरी चाकरी करते हैं, यहीं पैसा लेते हैं, यहाँ घर जमीन लेते हैं और यहीं रह जाते हैं। अब बात है नौकरशाही की, तो नौकरशाही में यही लोग आए और ऊपर से नीचे सी से लेकर ग्रुप डी से लेकर सी बी तक के नौकरियों में सारे यही लोग भरे पड़े हैं। और ये लोग ऐसी नीतियां बना रहे हैं जो यहाँ के राज्यवासियों के हित में है ही नहीं। चाहे जो भी नीति आप देख लीजिए, स्थानीय नीति बनी नहीं, नियोजन नीति बनी वो भी गड़बड़ बनी। अभी जो नीति आई 60-40 की वो भी बाहरी लोगों के हित में बनी है, बाहरी लोगों को घुसाने के हित में बनी है, हमारे हित में नहीं बनी है। इसलिए सभी साथियों से, सभी युवाओं से आग्रह है कि अगर हम लोग मिलकर नहीं लड़े, अगर हम लोग डट कर नहीं लड़े, तो ये सरकार ऐसी ऐसी नीतियां लाएंगे जहां हम बर्बाद हो जाएंगे। आप देख ही रहे हैं, जेपीसी का आंदोलन आप देख लिए, आप डिप्लोमा स्तर के एग्जाम का आंदोलन देख लिए, आप भाषा आंदोलन देख लिए, आप खतियान आंदोलन देख लिए, आप अभी बीएड जो डीएड जो आंदोलन शुरू होने वाला है, बहुत भयानक उग्र रूप से आंदोलन शुरू होगा। तो समझिए कि इस तरह की एक एक करके हमारे जीवन शैली को, हमारे जीवन को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है इन नौकरशाहियों को। इन लोग चाहते ही नहीं कि हमारे लोग, हमारे बच्चे ऊपर में बैठे। आप बताइए, पारा टीचर ने जिसने 65-70 हजार लोगों के जीवन को बर्बाद किया है,